अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। चना मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में आपके लिए क्या है खास। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की बड़ी खबर, अफसोसनाक और दर्दनाक खबर के साथ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जश्न इस तरह मातम में बदलेगा। जश्न में भगदड़ और मातम। दरअसल मौका था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का, क्योंकि आईपीएल जीतने के बाद टीम पहुंची थी। आप देख रहे हैं टीम इस बस में मौजूद थी और लोग वेलकम कर रहे थे। 3 लाख की भीड़ पहुंच गई थी। जी हां, 3 लाख। इस कदर भीड़ थी, ये था आलम। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल रखने की जगह नहीं है। 3 लाख की भीड़ पहुंच गई वेलकम करने के लिए अपनी टीम को। बीच में आरसीबी और धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा था। लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, ये लोगों की भीड़ चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर थी। देखिए, उसके बाद पुलिस ने लाठी चलानी शुरू की, क्योंकि स्टेडियम के बाहर भीड़ बढ़ रही थी। पुलिस लाठी चला रही, लोगों को खदेड़ रही है। देखिए, लाठी पुलिस ने और भगदड़ मची है। लाठी चला रही थी स्टेडियम के बाहर। दूसरी तरफ देखिए जरा, तस्वीर में आपको दिखाऊं स्टेडियम के, देखिए जरा बाहर क्या हो रहा था। यह तस्वीर भगदड़ की आप देख रहे हैं। स्टेडियम में भगदड़ मच गई लाठी चलाने के बाद। भगदड़ मचने के बाद एक दूसरे के कंधों पर पैर रखकर, सर पर पैर रख के लोग निकल रहे थे। ये हाल था बाहर। भगदड़ का आलम आप देख पा रहे हैं, इस तरह से भगदड़ मची थी बाहर। दब गए लोग, 10 लोगों की मौत हो गई, 10 लोगों की जान चली गई, दम घुटने से लोगों की मौत हो गई। लेकिन स्टेडियम के अंदर देखिए क्या हो रहा था। स्टेडियम के अंदर जश्न की तैयारी हो रही थी। विराट कोहली एंड टीम पहुंच गई थी। सोचिए 10 आदमी बाहर मर गए और अंदर जश्न की तैयारी हो गई थी। अगली तस्वीर देखिए, स्टेडियम के बाहर गाड़ी का हाल यह था। जब भगदड़ मची तो गाड़ी की स्थिति से आपको अंदाजा होगा कि कितनी भीड़ थी, कितनी भगदड़ थी। लोग गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए। बाहर ये हाल था। अंदर देखिए, अंदर विराट कोहली मौजूद थे। क्या विराट कोहली को नहीं पता था कि बाहर भगदड़ हो गई है? क्या विराट कोहली को नहीं पता था कि 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है? विराट स्टेडियम के अंदर आप देख रहे हैं उन्हें। I would request the police band for the national anthem. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I would request all of you to kindly rise for the I would request the police band for the national anthem. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो विराट कोहली को आप देख रहे हैं स्टेडियम के अंदर। विराट कोहली किस तरह से तालियां बजा रहे हैं।
अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, विराट ताली बजा रहे थे और देखिए बाहर लोगों को सीपीआर दिया जा रहा था, लोग बेहोश हो गए थे, दम घुट गया था, लोगों की जानें जा रही थी। और आई मैं आपको बताऊं, 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। बहुत से लोग अभी क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, गंभीर अस्पताल में भर्ती हैं। हुआ क्या? 18 साल के इंतजार के बाद आरसीबी को आईपीएल का खिताब मिला तो पूरा बेंगलुरु विराट और टीम की एक झलक देखने के लिए स्टेडियम चल पड़ा। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि क्रिकेट की जीत का जश्न मातम में बदल जाएगा। जो लोग खिलाड़ियों की झलक देखने और उनके स्वागत के लिए जा रहे थे, कुछ ही देर में वो अपनों की जान बचाते नजर आने लगे। हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मची हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या गया अचानक। दरअसल आईपीएल जीतने के बाद आरसीबी की विक्ट्री परेड निकाली गई। खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ खास बस से पहले एयरपोर्ट से विधानसभा गए, फिर विधानसभा से उन्हें चिन्ना स्वामी स्टेडियम जाना था, जहां विराट और बाकी खिलाड़ियों का सम्मान समारोह होना था। अपने हीरो की एक झलक पाने के लिए स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ने लगी और जिसे जहां जगह मिली वो वहां से जाने लगा और धक्का मुक्की शुरू हो गई और लोग आगे बढ़ रहे थे। तो कोई रेलिंग और दीवार फांद रहा था, कोई पेड़ों पर चढ़ गया था, मैदान पर जाने लगे। स्टेडियम के गेट के पास सबसे ज्यादा भीड़ थी और अचानक स्टेडियम का गेट बंद कर दिया गया। इससे बाहर जमा भीड़ बेकाबू होने लगी और हालात संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तो हालात और बिगड़ गए। पहले अफरा तफरी मच गई और भगदड़ इतनी भीड़ थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाना है और कैसे बचना है। बहुत से लोग एक दूसरे को कुचलते हुए निकल गए। खबर ही भगदड़ में एक गेट भी गिर गया और कई लोग उसमें दब गए। खबर यह आई, जश्न में मची भगदड़ में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरा देश जिस बेंगलुरु से जीत और जश्न का रंग देखने की उम्मीद कर रहा था, शाम होते होते वहां मातम और गम की तस्वीरें आने लगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। At it, we appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off a lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. We are आपको बताऊं कि डिप्टी सीएम को आपने सुना, लेकिन इस भगदड़ के बाद क्या कुछ कह रहे हैं क्रिकेटर्स, क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, ये देखिए जरा। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। घायलों की बेहतरी के लिए प्रार्थना करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, मैं बेंगलुरु में हुए इस हादसे से हैरान हूं। कर्नाटक सरकार को तुरंत जरूरी कदम उठाने चाहिए। जीत का जश्न लोगों की जिंदगी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं इधर जश्न हो रहा है और एक तस्वीर आपके सामने ही है। तेजस्वी सूर्या बीजेपी के नेता कह रहे हैं, सरकार सिर्फ श्रेय लेने में लगी थी, मैदान के अंदर और बाहर कोई इंतजाम नहीं था। राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष बीसीसीआई के कह रहे हैं, ये चिंता की बात है और हमारे लिए बहुत बड़ा सबक भी है। ये बीसीसीआई का नहीं, आरसीबी फ्रेंचाइजी का कार्यक्रम था, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मदन लाल पूर्व क्रिकेटर कह रहे हैं, जो लोग भगदड़ की इस घटना और विराट को कभी नहीं भूलेंगे लोग, यानी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मदन लाल कि विराट यहां जश्न मना रहे थे, यहां जाने जा रही थी। जिन लोगों ने इसे सहा है, झेला है, तस्वीरें देखी, अपनों को खोया है, वो विराट को कभी नहीं भूलेंगे कि विराट जश्न मना रहे थे। प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, ये राज्य सरकार की लापरवाही और भीड़ प्रबंधन की कमी है। बिना तैयारी और पूरे प्लान के जश्न का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण था। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और जवाबदेही तय होनी चाहिए। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान और राजीव शुक्ला।
फ्रेंचाइजी से मेरी बात हुई, फ्रेंचाइजी भी कहना उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं, और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल है उनकी, वो सब करने का प्रयास हो। कहीं न कहीं यह समय आरोप प्रत्यारोप या कटाक्ष का नहीं है, पर इस बात को स्वीकार करना होगा कि वहाँ की सरकार और वहाँ का प्रशासन यदि इस पर ध्यान देता तो शायद 11 लोग की जो जान गई है वो जान न जाती। खैर, सरकार अब उनके पीछे पूरी तरह से खड़े रहे, प्रशासन की ओर से भविष्य में इस प्रकार का वाकया न हो इसका ध्यान दे, ये बड़ा आवश्यक है। जो भगदड़ मची है जिसमें अब बताया जा रहा है कई लोगों की जान चली गई है, कांग्रेस सरकार कर्नाटका की इसके लिए पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। क्या उनको अंदाजा नहीं था कि वहां पर हजारों लाखों की भीड़ जुटेगी? और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बीसीसीआई ने आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल से रिपोर्ट मांग ली है कि भगदड़ के बाद आखिर कार्यक्रम को रोका क्यों नहीं गया। सबसे बड़ा सवाल यही, और हैरत की बात यह है कि भगदड़ हो रही थी, लाठियां चल रही थी, जाने जा रही थी, लोग गिर रहे थे, अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे, लेकिन क्या आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को फर्क नहीं पड़ता? वो जश्न में डूबे हुए थे। अब इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, और खबर यह कि पाकिस्तान की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान को झटके पर झटके लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान बहुत वायरल है पाकिस्तान में। पीएम मोदी ने कहा था गोली तो रखी हुई है, जब तक रोटी है रोटी खा लो वरना गोली तो है। सुनिए जरा। मैं पाकिस्तान कहना चाहता हूं, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। मैं पाकिस्तान कहना चाहता हूं, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। मैं पाकिस्तान कहना चाहता हूं, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। यह बात चुभ गई। हाफिज सईद के करीबी, ये देख रहे हैं, ये राइट हैंड है, और राइट हैंड में कौन शख्स खड़ा है? इनका नाम है कारी। राइट हैंड में खड़े कारी मोहम्मद, हाफिज सईद के करीबी। इन्हें बहुत चुभी ये बात कि पीएम मोदी ने कहा रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। रैली में उसी बयान को दोहरा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा रोटी खाओ वरना गोली तो है ही। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं हाफिज सईद के राइट हैंड। नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि पाकिस्तान के जवानों को मैं ये कहना चाहता हूं कि वो आराम से रोटी खाए वरना मेरे पास गोली तो है। नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि पाकिस्तान के जवानों को मैं ये कहना चाहता हूं कि वो आराम से रोटी खाए वरना मेरे पास गोली तो है। ये एटम बम और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमारे मिसाइलों की रेंज, ये हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा माप के बनाई गई है। कल को जरूरत पड़ेगी इसको नाकों चले चबवाने की, तो हमारा ये मिसाइल टेक्नोलॉजी इंशाअल्लाह काम आएगी। तो आप देख रहे हैं हाफिज सईद के साथी डर गए और भारत को धमकी दे रहे हैं। मसूद अजहर का देखिए, ये मसूद अजहर के परिवार में 21 लाशें भिज गई हैं। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त। ये आप देख रहे हैं 10 दफन हुए हैं मसूद के परिवार के लोग। ये जो 10 लोग जो मारे गए थे बावलपुर हमले में, उनके शव यहीं दफनाए गए हैं। मसूद अजहर के परिवार का ये कब्रिस्तान हो गया है, इतनी लाशें बिछ गई हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो हथियार भारत ने गिराए हैं, उनमें सबसे बड़ी खबर यह आई, न सिर्फ आतंकी मारे गए बल्कि पाकिस्तान का ये बहुत महंगा एयरक्राफ्ट, यह C-130 एयरक्राफ्ट, यह भी भारत ने गिरा दिया है। ये एयरक्राफ्ट बहुत काम का है और एयरफोर्स के लिए भारत सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है चीन का एक ड्रोन।
विंग लूंग ड्रोन भारत ने यह भी मार गिराया है। अगली तस्वीर देखिए जरा, और ये जो फाइटर हैं 6 फाइटर, पाकिस्तान के 6 फाइटर भी भारत ने गिरा दिए। देखिए जरा कि आखिर पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि भारत ने ये बड़े बड़े C-130 विमान वाहक जो बाकायदा एयरक्राफ्ट हैं, बड़े एयरक्राफ्ट हैं और बड़ी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो गिरा दिए। पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट मार गिराने का दावा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाक के 3 एयरक्राफ्ट भी तबाह हुए हैं, 10 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइलें भी खाक हुई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 विमान गिराया गया है। 130 एक शक्तिशाली सैन्य परिवहन विमान है। ये लंबी दूरी की उड़ान के लिए जाना जाता है। विभिन्न सैन्य हवाई अड्डों पर इसका इस्तेमाल होता है। इसकी कीमत 120 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पाकिस्तान ने चीनी मेड विंग लूंग ड्रोन को छिपा रखा था। ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं ये चीनी ड्रोन है, मिलिट्री ड्रोन है। ये रफाल और सुखोई 30 ने पाक के सेफ सेंटर को निशाना बनाया। यह ड्रोन 20 घंटे तक उड़ सकता है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह निगरानी, टोही और हमला करने में भी सक्षम है। विंग लूंग 2 को कई हथियार भी अपने साथ ले जा सकता है। हवा से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। यह फाइटर पाकिस्तान के गिरा दिए। हमले में स्वीडन में बना एवेक विमान तबाह हो गया है और हवा में निगरानी करने वाला यह विमान है दरअसल, और हैंगर में कुछ और फाइटर भी मौजूद थे, वो भी तबाह हो गए। पाकिस्तानी सेना ने वहां से मलबा भी नहीं हटाया था और इससे ज्यादा विमानों के नुकसान होने की आशंका है। ऑपरेशन सिंदूर में पाक के फाइटर जेट्स को हवा में ही मार गिराया। एयरफोर्स के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। 300 किलोमीटर दूर उड़ रहे एक एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया है। सुनिए जरा भारत की इस कामयाबी पर, क्योंकि धीरे धीरे पाकिस्तान सच उगल रहा है, सच की जानकारी सामने आ रही है कि भारत ने कितना मारा है पाकिस्तान को। कल आपको बताया था 20 नहीं 28 ठिकानों पर मारा है। आज आपको बताया है कि 2-3 नहीं 10 विमान मारे गिराए हैं। सुनिए जरा जीडी बख्शी क्या कह रहे हैं। 8 और 2-10 जो ओवरऑल फाइटर लॉसेस हैं वो तक कंफर्म्ड है। C-130 का ये लोग भी कंफर्म कर रहे हैं और जो IL-78 का इन्होंने नाम नहीं लिया, बट मेरा ख्याल वो भी एक कंफर्म्ड हिट है रिफ्यूलर की। इसके अलावा इन्होंने 10 ऐड किए हैं UCAVs विंग लूंग, जो कि चाइनीज जो है इनके अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स UCAVs, उसका हिट इन्होंने एडिशनल कंफर्म किया है। बाकी इट कंफर्म्स टू द एनालिसिस जो कुछ दिन पहले विंग कमांडर श्रीवास्तव ने निकाला है और काफी क्रेडिबल, उसने तो कॉस्ट एनालिसिस के साथ भी निकाल दिया है। मेरा ख्याल दोज फिगर्स आर क्वाइट एक्यूरेट। अब सोचिए जरा, आपको सुनवाने जा रहा हूं पाकिस्तानी मौलाना, उनको समझ नहीं आ रहा है भारत ने कितने ड्रोन भेज दिए। वो पूछ रहे हैं ये ड्रोन कहां से आए, कैसे आ गए, हमें समझ नहीं आया। और यहां तक दावा कर रहे हैं कि कुरान की एक आयत है जिसमें लिखा है दुश्मन का ड्रोन आए तो उसे मारना नहीं है। सुनिए, ड्रोन आने क्यों दिए? ये पाकिस्तान के अंदर घुसे कैसे? ये ड्रोन आने क्यों दिए? ये पाकिस्तान के अंदर घुसे कैसे? उसके बाद ये ड्रोन करने क्या आए थे? ये हमारे क्या कर रहे हैं? कहते हैं हमारी ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी। इन्होंने तो ऊपर मार ही नहीं गिराए, इन्होंने तो ऊपर मार ही नहीं गिराए। अगर वाघा बॉर्डर से आए, अगर जनाबे वाला शकरगढ़ से आए, अगर सियालकोट से आए, अगर पीछे से कराची की तरफ आए, तो ये ड्रोन कैसे आ गए? तो इन्होंने अंदर तक कैसे आने दिए? एक फैसल मस्जिद तक पहुंच गया। ये ड्रोन आने क्यों दिए? ये पाकिस्तान के अंदर घुसे कैसे? ये ड्रोन आने क्यों दिए? ये पाकिस्तान के अंदर घुसे कैसे? उसके बाद ये ड्रोन करने क्या आए थे? ये हमारे क्या कर रहे हैं? कहते हैं हमारी ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी। इन्होंने तो ऊपर मार ही नहीं गिराए, इन्होंने तो ऊपर मार ही नहीं गिराए। अगर वाघा बॉर्डर से आए, अगर जनाबे वाला शकरगढ़ से आए, अगर सियालकोट से आए, अगर पीछे से कराची की तरफ आए, तो ये ड्रोन कैसे आ गए? तो इन्होंने अंदर तक कैसे आने दिए? एक फैसल मस्जिद तक पहुंच गया। एक तरफ मौलाना रो रहे हैं, दूसरी तरफ बिलावल रो रहे हैं, और बिलावल तो संयुक्त राष्ट्र में जाकर रो रहे हैं। बिलावल जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी शेखियां बघार रहे थे, UN यूनाइटेड नेशंस में इन्हें एक मामूली वहां मौजूद पत्रकार ने पीट दिया। कैसे, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। बिलावल ने UN में कहा कि जो पहलगाम हमला हुआ इसके बाद भारत में मुसलमान टारगेट पर है।
पहलगाम अटैक के बाद भारत के मुसलमान के साथ आतंकवादी जैसा सलूक हो रहा है। अगली तस्वीर देखिए। लेकिन वहीं मौजूद थे एक पत्रकार ने बिलावल की पोल खोल दी कि वो झूठ बोल रहे हैं। सुनिए। स्टेटमेंट यू मेड टुडे saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. As far as the operation is concerned, you're absolutely right. Okay. जो पत्रकार को आप सुन रहे हैं, जब बिलावल ने कहा कि मुसलमानों से आतंकियों जैसा सलूक हो रहा है भारत में, तो पत्रकार ने कहा कि जब भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मिलिट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला अधिकारी को देखा, वो भी मुसलमान थी, सोफिया कुरैशी। देखिए बिलावल ने क्या कहा, और बिलावल को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी जो एक मुस्लिम पत्रकार वहां मौजूद थे उन्होंने दिया। बिलावल भुट्टो अमेरिका में झूठ बोल रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहर उगल रहे थे, भारत के मुस्लिमों के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे। पहलगाम के बाद मुसलमानों को आतंकी माना जा रहा है, भारत में उनको अलग नजर से देखा जा रहा है, भारत इजराइल की राह पर चल रहा है, पीएम मोदी नेतन्याहू की कॉपी बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शांति पसंद नहीं, वो अशांति बढ़ा रहे हैं। बिलावल ने आईएसआई और रॉ को लेकर भी बात की, दोनों देश अगर साथ मिलकर लड़ने को तैयार हो जाएं तो दोनों में आतंकवाद में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन मुस्लिमों पर बयान देने के दौरान घिर गए बिलावल। अब हुआ क्या, विदेशी मुस्लिम पत्रकार ने बिलावल को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा आप जो कह रहे हैं उसके विपरीत देखा जाए तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग का नेतृत्व एक मुस्लिम महिला अधिकारी ने किया था। इस पर बिलावल भुट्टो चुप होकर सिर हिलाते नजर आए। आइए उस पाकिस्तानी बिलावल भुट्टो को जवाब दिया एक मुस्लिम पत्रकार ने, वो सुनिए जरा। मैं आपकी उस बात से शुरू करना चाहूंगा जिसे आपने कहा कि हाल ही में कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर मुसलमानों को दबाने के लिए किया जा रहा है। मैंने दोनों तरफ की ब्रीफिंग को देखा है और जितना मुझे याद है वो भारतीय मुस्लिम अधिकारी ही थे जिन्होंने भारतीय ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग का नेतृत्व किया। तो मुस्लिम पत्रकार ने भी करारा जवाब दे दिया पाकिस्तान को, और देखिए मुस्लिम मुल्क ने भी करारा जवाब दे दिया है। ये मलेशिया के पीएम हैं अनवर इब्राहिम। पाकिस्तान मलेशिया पर दबाव बना रहा था। दबाव किस लिए, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल मलेशिया गया था बाकायदा पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए, जिसमें सलमान खुर्शीद भी थे, पाकिस्तान चाहता था इस डेलीगेशन को अंदर न घुसने दिया जाए। पाकिस्तान चाहता था कि मलेशिया भारत के प्रतिनिधिमंडल को अंदर अपने मुल्क न आने दे, क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि वो बेनकाब हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत कूटनीतिक जंग लड़ रहा है। इससे पाक के आतंक को दुनिया में बेनकाब किया जा रहा है। भारतीय डेलीगेशन दुनिया के देशों में पाक की पोल खोल रहा है। इसी कड़ी में डेलीगेशन का मलेशिया जाने का कार्यक्रम था। पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि इसे रद्द करवा दिया जाए। मलेशिया मुस्लिम देश है, पाकिस्तान ने इस्लामिक कार्ड चला यहां। पाकिस्तानी दूतावास ने मलेशिया के अधिकारियों को संपर्क किया, कहा मुस्लिम भाईचारे के तहत भारतीय कार्यक्रम रोक दो, लेकिन मलेशिया सरकार ने पाक के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल को मलेशिया में भरपूर समर्थन मिला। पहले से निर्धारित योजना के तहत ही सभी कार्यक्रम पूरे किए गए। वहां मलेशिया में भारतीय डेलीगेशन ने 10 से ज्यादा कार्यक्रम किए, यानी साफ तौर पर पाक को अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती झेलनी पड़ी। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मलेशिया गया था और यह डेलीगेशन जापान, इंडोनेशिया समेत 5 देशों की यात्रा पर था। फिलहाल यह डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल सोमवार रात भारत लौट आया है। मलेशिया में हुए कार्यक्रम दुनिया में भारत की मजबूत छवि भी दिखाता है। अब देखिए उसी डेलीगेशन और उसी तरह के डेलीगेशन में शामिल थे असदुद्दीन ओवैसी वापस आ गए हैं। भारत वापस आए ओवैसी, हैदराबाद में उनके पोस्टर छप गए। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। यह है असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर्स हैदराबाद में लगे हुए हैं, क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व ओवैसी दुनिया के दूसरे मुल्कों में कर रहे थे, जिसमें लिखा है 1 मैन 1 मिशन। ओवैसी जय हिंद के पोस्टर लगे हुए हैं हैदराबाद के
सड़कों पर वन वॉइस इंडिया फर्स्ट, एक्सपोज पाकिस्तान। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। भारत एक विक्टिम है टेररिज्म का जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, और हमने उनको तमाम वाकयात गिनवाए, चाहे वो जम्मू कश्मीर असेंबली के सामने सुसाइड बॉम्ब हो, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हो, 26/11 का वाकया हो, गुजरात में, दिल्ली में जो बॉम्बिंग्स हुए, फिर आपके पुलवामा में जो हुआ। हमने उनको बताया कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि टेररिज्म पलता है, फूलता है और नुकसान पहुंचाता है इलीगल मनी के जरिए। ये रिस्पॉन्स अच्छा था, बहुत सी उनको हमने बातें बताई, वो बड़े पॉजिटिव थे। बाज़ कंट्रीज ने कहा कि आप लोग पाकिस्तान से आपकी बात क्यों नहीं करते इस बारे में। हमने उनको बताया कि 26/11 में, एक मिनट, हमने बताया कि हमने 26/11 में हम उनसे बात की। पठानकोट हुआ, जब हमने उनके ISI के लोगों को पठानकोट को बुलाया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ यह है कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो ईमेल के जरिए TRF ने इस हमले की कबूल किया था, वो दोनों पाकिस्तान मिलिट्री कंटोनमेंट के बाजू से मेल किया गया था। वो कैसे डिनाई करेंगे वो आप? आइए अब आपको एक और बड़ी बात बताने जा रहा हूं और बड़ी खबर भी बताने जा रहा हूं। ओवैसी साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान की पोल खोली कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को पालता है, लेकिन आज हम अमेरिका की पोल खोलने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका आतंकवाद को पैसा देता है, पोषण देता है। यह खुलासा किसी और ने नहीं किया है कि अगर आतंकवाद पाकिस्तान में है तो इस आतंकवाद को आखिर पानी कौन दे रहा है? क्या अमेरिका पानी दे रहा है? अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इसका खुलासा खुद किया है इलॉन मस्क ने। ट्रंप के करीबी है इलॉन मस्क। अगली तस्वीर देखिए, दावा क्यों किया जा रहा है। एक ट्वीट हुआ जिसमें लिखा था अमेरिकी मदद, USAID फंड्स टेररिज्म, यानी अमेरिकी मदद आतंकवाद के लिए दान करता है। और उस पर देखिए इलॉन मस्क ने ऊपर लिखा है यस, यानी मस्क भी कह रहे हैं USAID का पैसा आतंकवाद में इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन आतंकवाद के दो चेहरे ये हैं कि अमेरिका के लिए आतंकवाद का चेहरा अलग है और दुनिया के दूसरे देशों के लिए आतंकवाद का चेहरा अलग है। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं जुलानी की, ये अमेरिका का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, मोस्ट वांटेड। इस पर इसे ऊपर करिए जरा, इसको रिवॉर्ड भी है इसमें, इस इमेज को ऊपर कीजिए, इसमें रिवॉर्ड है, देखिए अप टू $10 मिलियन रिवॉर्ड है। इस शख्स पर यह इनाम रखा था अमेरिका ने। अब आपको जानकर ताज्जुब होगा, अगली तस्वीर में दिखाऊं कि कैसे ट्रंप इस शख्स से मिल रहे हैं। ट्रंप कैसे इस शख्स से मिल रहे हैं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं जुलानी ट्रंप की मुलाकात हो रही है। वही जिस पर सोचिए $10 मिलियन का इनाम था, ट्रंप उसके गले भी लगते हैं, उसके हाथ भी मिलाते हैं, क्योंकि अमेरिका को जिससे खुद से डर होता है, जिसको लेकर वो उनकी नजर में आतंकवादी है, बाकी मसूद अजहर, हाफिज सईद, ये अमेरिका की नजर में आतंकवादी नहीं होते हैं। देखिए अमेरिका का दोहरा रवैया आतंकवाद को लेकर। SpaceX के मालिक इलॉन मस्क ने खुलासा किया कि USAID आतंकवाद को फंडिंग करता है। USAID अमेरिका की एक एजेंसी है, दुनिया भर में वैसे तो ये गरीबी, बीमारियों, मानवीय संकट में सहायता करने के लिए बनी है, लेकिन मस्क कह रहे हैं USAID को आपराधिक संगठन बता चुके हैं वो। ट्रंप सरकार भी USAID के खिलाफ है। ट्रंप सरकार ने USAID को बंद करने का फैसला लिया। फरवरी में ट्रंप सरकार ने इसको लेकर खुलासा किया USAID से आतंकी संगठनों को भी फंडिंग हुई है। वैसे आतंकियों को भी फंडिंग मिला जिसे UN ने बैन किया हुआ है। सोचिए, मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को USAID से फंड मिला। USAID का पैसा HHRD नाम की अमेरिकी चैरिटी को मिला है और इसके जरिए यह पैसा FIF तक पहुंचा है। FIF लश्कर तैयबा का मुखौटा संगठन है। 2021 में फंडिंग की जांच हुई थी, इसके बावजूद 2023 में 60 लाख रुपए के फंड जारी हुए थे। यह है इसका सच। आइए अब आपको मैं दिखाऊं, एक तरफ अमेरिका कैसे आतंकवाद को पानी दे रहा है और दूसरी तरफ जासूस जो है आतंक के साथ पाकिस्तान है और जासूसी का नेटवर्क भी पाकिस्तान बना रहा है। जैसे आतंक का नेटवर्क वैसे ही जासूसी का नेटवर्क
ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की जासूस। अगली तस्वीर में दिखाऊं जिन पर आरोप लगे। एक और यूट्यूबर पर आरोप लगा है, जसबीर सिंह पर, जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। जसबीर पर यह आरोप है। जसबीर यूट्यूबर थे जैसे ज्योति यूट्यूबर थी। जसबीर के वीडियो में आपको दिखाऊं, ये उनका यूट्यूब चैनल के वीडियो है जसबीर के, और उसी तरह के वीडियो जसबीर बना रहे हैं जैसे लगभग ज्योति बनाती थी। ये पाकिस्तान की वीडियो है जसबीर के। देखिए, जसबीर को आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जैसे ज्योति की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ हुई थी, जसबीर को अरेस्ट करके पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। तो आप अब सवाल यह है, पाकिस्तान ने आखिर कितना बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है भारत में जासूसी का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाक जासूस पकड़े जा रहे हैं। जासूसी के आरोप में पंजाब पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। इस आरोपी का नाम जसबीर सिंह है और ये एक यूट्यूबर है। जांच में सामने आया कि वो आईएसआई एजेंट शाकिर के संपर्क में था। आईएसआई एजेंट शाकिर को जट रंधावा के नाम से भी जानते हैं। यूट्यूबर जसबीर सिंह ने अब तक 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की। वो यूट्यूबर ज्योति दूतावास कर्मचारी दानिश के संपर्क में भी था। यही दानिश पाक दूतावास से भारत में जासूसी नेटवर्क चला रहा था। भारत विरोधी गतिविधियों की वजह से उसे देश से निकाला गया। दानिश के ही न्योते पर वो दिल्ली में पाक दूतावास भी गया था, जहां पाकिस्तान नेशनल डे पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इसी कार्यक्रम में उसकी मुलाकात पाक अधिकारियों से हुई थी। जसबीर ने 2020, 2021 और 2024 में पाकिस्तान की यात्रा की। उसके मोबाइल में पाकिस्तानी नंबर और डेटा मिला है। फिलहाल उसके मोबाइल, लैपटॉप फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद ही जसबीर सिंह पर शक हुआ था। कोर्ट से पुलिस को पूछताछ के लिए 3 दिन की रिमांड दी गई। फिलहाल जासूसी के आरोप को लेकर पुलिस जांच कर रही है। आइए आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कहना है जसबीर के वकील का और उनके गांव के सरपंच का। उसको अरेस्ट करने के बाद आज पुलिस रिमांड के लिए लेके आए थे। वहां पे जज साहब सामने पेश किया उसको। जज साहब ने 7 दिन का पुलिस रिमांड डिक्लाइन करके सिर्फ 3 दिन का पुलिस रिमांड जो है पंजाब पुलिस को दिया। एफआईआर लॉन्च की है पुलिस ने। उस एफआईआर के मुताबिक सर जो प्राइमरीली 3 एलिगेशन सर इसके खिलाफ लगाए हैं उन्होंने। पहला एलिगेशन है कि इसको इंटरनेशनल फंडिंग होती थी। दूसरा एलिगेशन है कि इसके आईएसए के साथ लिंक हैं। और तीसरा एलिगेशन ये है कि इसके पास कुछ सेंसिटिव डाटा है जो इन्होंने रिट्रीव करना है। सर देखो, गांव में तो इसका व्यवहार जो था बहुत बढ़िया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो जो भी है मेरे हम पिंड की, हमको ये लगता है भी इसमें गलत रोक लगी है। कोई ऐसी बात पहले हमने कभी सुनी नहीं इसकी। इतनी बड़ी का काम करता है। बाकी यूट्यूबर है तो बाकी तो इसका भरा है वो भी ठेकेदार काम करता मोहाली च। नहीं, पहला किसी ने नहीं की। अजे सवेरे फोन आया बस। इस पूरे जासूसी नेटवर्क के पीछे एक शख्स का दिमाग है, वो है असीम मुनीर। असीम मुनीर बेशक फील्ड मार्शल बन गया हो, लेकिन इमरान खान असीम मुनीर पर हमलावर है। इमरान खान ने जेल से ही असीम मुनीर की पोल खोल दी है। इमरान सवाल उठा रहे हैं मुनीर पर। देखिए क्या कह रहे हैं। ये इमरान खान जेल में और ये उनकी बीवी बुशरा। पिछले 2 सालों से इमरान रावलपिंडी की जेल में बंद है। अब उन्होंने जेल से ही मुनीर पर हमला शुरू किया। इमरान ने कहा कि जब वो पाक में प्रधानमंत्री के पद पर थे तब उन्होंने असीम मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया था। तब मुनीर ने इमरान की पत्नी से मिलने की कोशिश की थी। बिचौलियों के जरिए बुशरा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बुशरा बीबी ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद से ही उन्हें फंसाने का काम किया जा रहा है। वो एक हाउसवाइफ हैं, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे 4 हफ्तों से उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिल रही है। इमरान खान ने बताया कि नियम के मुताबिक उन्हें 1 जून को मिलना था। कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए मुलाकात रद्द कर दी गई। इमरान की तरफ से दावा एक सोशल मीडिया पोस्ट में हुआ है। इमरान की कुर्सी जाने के बाद मुनीर दोबारा आर्मी चीफ बने थे। उनके सत्ता परिवर्तन में पाक सेना का हाथ होने के भी आरोप लगे थे। फिलहाल अब असीम मुनीर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बन गए हैं और उनकी ताकत बढ़ गई है। बेशक ताकत बढ़ गई हो, लेकिन उनके जवान रोज पीटे जा रहे हैं। तस्वीर देखिए, ये
फिर उन पर हमला हुआ, बीएलए ने अटैक किया है, ड्रोन अटैक किया है, बीएलए के पास ड्रोन भी है, ड्रोन से भी मार रहा है वो। और बीएलए ने यह दावा किया है कि पाकिस्तानी जवान एक हमले में मारा गया है। यह तस्वीर उस जवान की बलूच लिबरेशन आर्मी ने जारी की है कि मुनीर के जो जवान हैं ये सब एक एक करके मारे जा रहे हैं। सोचिए जरा, जो बलूचिस्तान है वहां के लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग तारीफ कर रहे हैं, दुनिया के अलग अलग मुल्क के लोग तारीफ कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को सही मारा। आतंकवाद के खिलाफ ऐसी मार की जरूरत थी, लेकिन भारत में सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर सरेंडर कर दिया गया है। राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो फिर सुधांशु त्रिवेदी आज सामने आए जवाब देने के लिए राहुल के सवालों का। देखिए राहुल क्या कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल ने पीएम मोदी को घेरा है। ट्रंप के एक फोन पर पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया। इतिहास गवाह है, बीजेपी आरएसएस हमेशा झुकती है। ट्रंप और मोदी का एक भी पोस्टर जारी किया, एक पोस्टर भी जारी किया। सरेंडर, अब सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं सरेंडर करने वाले बयान पर बीजेपी ने राहुल को घेरा। राहुल गांधी सेना का अपमान कर रहे हैं। उनके बयान पाक मीडिया में सुर्खियां बटोरते थे, उनके बयानों को पाक संसद में कोट किया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा कहा जो पाक ने भी नहीं कहा, और ऐसी बात आतंकी और पाक सेना प्रमुख ने भी नहीं की। यह मानसिकता कितनी खतरनाक हो सकती है। राहुल क्या उनसे भी आगे जाना चाहते हैं? राहुल की ये ओछी और अपरिपक्व राजनीति है। ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा सेना ने की है, बीजेपी ने नहीं की। आपने सरेंडर बोलकर सेना का अपमान किया या नहीं? इतिहास का कैलेंडर कांग्रेसी सरेंडर से भरा है। पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? पीएम मोदी एक शेर की तरह है, भारत मां के शेर हैं। सुनिए जरा सुधांशु त्रिवेदी और राहुल गांधी को। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो, हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। कि शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से घिर जाते हैं। ऐसा ही एक बयान राहुल गांधी ने पिछले दिनों दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें आज फटकार लगाई है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने सेना पर कमेंट किया था और इस पर उदय नाम के शख्स ने कोर्ट में याचिका लगाई। सेना के लिए गलत बातों से अपमान का आरोप है। याचिका पर निचली अदालत ने राहुल को समन जारी किया, लेकिन इसी समन को रद्द कराने राहुल पहुंच गए हाईकोर्ट। राहुल के वकील ने कहा यह मामला राजनीति से प्रेरित है। शिकायत गवाहों के बयान के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है। मतलब यह कि ऐसा लगता है कि राहुल ने कुछ गलत किया है। इस पर सरकार के वकील ने उनका जोरदार विरोध किया और कहा कि राहुल की याचिका कानूनी रूप से सही नहीं है, क्योंकि उनके पास सेशंस कोर्ट में अपील करने का विकल्प है। कोर्ट की तरफ से राहुल को टिप्पणी पर फटकार लगाई गई। कहा संविधान बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी तो देता है, लेकिन यह आजादी कुछ जरूरी पाबंदियों के साथ आती है। इसमें ऐसे बयान देने की आजादी की भी शामिल नहीं है। किसी भी तरह से बोलने की आजादी के नाम पर सेना पर गलत नहीं बोल सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि विस्तृत फैसला अगले हफ्ते आएगा। आइए
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब जब बात जंग की हो रही है तो सीधे आपको लिए चलता हूं, क्या चीन अमेरिका को बर्बाद करने के लिए एक जंग की शुरुआत करने जा रहा था? बहुत खतरनाक जंग, जैविक हथियार और अमेरिका पर वार, तैयारी बड़ी थी। दरअसल जिनपिंग पर पहले भी आरोप लगे कि जिनपिंग दुनिया में तबाही लाए और लाखों जानें चली गईं। सबको याद है, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, कोरोना का आरोप चीन पर लगा कि यह वायरस चीन से आया, पूरी दुनिया में तबाही लाया, लाखों लोगों की जान चली गई। इसमें अभी भी वो यादें लोगों के जहन में हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, चीन कुछ और वायरस भेज रहा था अमेरिका। ये वायरस जो आप पैकेट में देख रहे हैं, ये वायरस पकड़े गए हैं अमेरिका में, चीनी एजेंट के पास से बरामद हुए हैं। क्या चीन कुछ और वायरस अमेरिका भेजकर दुनिया में तबाही लाना चाहता था? ये वायरस इस बात की तस्दीक करते हैं कि चीन की मंशा साफ नहीं थी। एक चीनी एजेंट गिरफ्तार हुई, उस एजेंट के पास से ये वायरस बरामद हुए हैं। बहुत खतरनाक वायरस, तबाही लाने वाले वायरस, जिसके बाद अमेरिका हिल गया है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कैसे FBI एक्शन में आ गया, यानी अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी जो है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो एक्शन में आ गई है। एजेंट की गिरफ्तारी कर ली है। अमेरिका को लग रहा है चीन उसकी बर्बादी की कहानी लिख रहा था। क्या अमेरिका पर बायो वेपन यानी जैविक हमले की तैयारी थी? क्या चीन कोरोना के बाद फिर एक नया वायरस पैदा कर रहा था और उसका प्लान अमेरिका को बर्बाद कर देने का था? खतरनाक फंगस मिलने से अमेरिका में हड़कंप मच गया और जैसे ही पता चला कि यह जहरीला फंगस चीन से आया है, FBI समेत अमेरिका की बड़ी बड़ी एजेंसियां अलर्ट हो गईं। ट्रंप के करीबी और FBI डायरेक्टर काश पटेल खुद सामने आए और ऐलान किया कि दोनों चीनी नागरिकों ने फंगस की तस्करी की है। यह फंगस ऐसा है जो फसलों से लेकर इंसानों और जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है। तो क्या फंगस के बहाने चीन का प्लान अमेरिका में बड़ी तबाही लाने का था? अब देखिए जरा, जिस चीनी एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, यह है वो साइंटिस्ट जिसके पास से लगभग यही वायरस बरामद हुआ है, यही फंगस बरामद हुआ है। ये जो इसके पास बरामद हुआ है वो फंगस है, और ये फंगस क्या तबाही ला सकता है आपको बताऊं। अगली तस्वीर देखिए, ये FBI के डायरेक्टर काश पटेल के द्वारा जारी किया गया है। काश पटेल के द्वारा जारी किया गया ये लेटर ये बताता है कि कैसे कृषि आतंकवाद का खुलासा हुआ है। इसमें देखिए जरा क्या कहती है ये फंगस की रिपोर्ट, FBI के हाथ में क्या लगा है और इससे क्या सामने आने वाला है। ये देख रहे हैं, FBI उस चीनी एजेंट से अभी सवाल जवाब कर रही है। क्या ये फंगस बाकायदा चीन की लैब में तैयार किया गया? अमेरिका में खतरनाक फंगस की तस्करी का मामला सामने आया। आरोप लगा है कि चीन के दो वैज्ञानिक जियान और लियू पर, चीन की महिला वैज्ञानिक जियान अमेरिका में रिसर्च करती है, जबकि उसका बॉयफ्रेंड लियू चीन में फंगस पर शोध करता है। लियू खतरनाक फंगस के साथ अमेरिका में जियान में पकड़ा गया और अमेरिका की लैब में फंगस को और खतरनाक बनाने का प्लान था। इसके बाद इस घातक फंगस को अमेरिका के खेतों में फैलाना था। जिस फंगस को फैलाना था उसका नाम फ्यूजेरियम ग्रामिनियरम है। साथ ही अमेरिका को शक है कि फंगस को बायोवेपन के तौर पर लाया गया, क्योंकि यह फंगस गेहूं, मक्का और चावल जैसी फसलों को बर्बाद कर देता है, और जो थोड़ी बहुत फसल बचती है उसमें फंगस जहर फैला देता है। इस तरह यह फंगस जानवर और इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। हर साल इस फंगस से दुनिया में करोड़ों डॉलर का नुकसान होता है। क्या चीन का प्लान अमेरिका की सारी फसल बर्बाद करके उसे भूखा मारने का था? अमेरिका ने सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए तुरंत कार्रवाई की और FBI ने दोनों चीनी वैज्ञानिकों को गिरफ्तार कर लिया है। जियान और लियू ने पहले झूठ बोला और फंगस की बात नकारी है। FBI ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने तस्करी की बात भी कबूल कर ली है। यह भी माना है कि फंगस पर रिसर्च के लिए चीनी सरकार से फंडिंग मिली। तो क्या चीन का ही अमेरिका पर जैविक हमले का प्लान था? यह अपने आप में चौंकाने वाला है। चीन इससे पहले पूरी दुनिया को हिला चुका है, अब क्या नई तबाही लाने वाला था? सुनिए ब्रिगेडियर राजन जामवाल क्या कह रहे हैं।
अमेरिका में हाल ही में 2 चीनी नागरिकों को बायोलॉजिकल वेपन्स लेते जो है गिरफ्तार किया गया है। वहाँ ये एग्रो बेस्ड वेपन थे और शायद मतलब कोई भयंकर बीमारी फैलाना चाहते थे अमेरिका में, या उनकी पूरी क्रॉप्स को डैमेज करना चाहते थे। मेरे को यकीन है अमेरिका इसको काफ़ी सीरियसली लेगा और एक शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और चाइना के बीच में, उसमें ये एक किस्म की एक एक्सकलेशन के तौर पे देख रहा हूँ। एंड अमेरिका इस पे 100% श्योर हूँ कि इसको रिस्पॉन्ड करेगा एंड इसकी तह तक जाएगा कि ये कौन थे, क्या ये खाली बायो टेररिस्ट थे या चीन के द्वारा भेजे गए प्रॉक्सी थे। और पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इसका जवाब 100% चाइना को मिलेगा। चीन वायरस फंगस आखिर किस लैब में बनाता है? यह है वो लैब, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इस लैब में ही चीन ये वायरस बनाता है। कोरोना वायरस भी वुहान की इसी लैब से निकला, यह भी दावा किया गया। आखिर इस लैब में क्या करता है चीन? चीन से ही आखिर वायरस फंगस इस तरह की तबाही क्यों फैलती है? 6 साल पहले चीन की वुहान लैब से कोरोना वायरस निकला। इसने इतनी तबाही मचाई कि सोचिए 71 लाख लोगों की मौत हो गई। दुनिया भर के कई देशों में महीनों तक लॉकडाउन लगाना पड़ गया और कुछ दिन पहले कई देशों में HMP वायरस फैलने लगा जो छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए जानलेवा हो गया था। बाद में पता यह चला कि यह वायरस भी चीन से ही आया है। 70 साल पहले चीन से ऐसी ही एक और महामारी फैली थी। एशियन फ्लू नाम की बीमारी ने उस वक्त 20 लाख जानें ले ली थी। पहले महामारी फैलने की वजह से प्रजा आबादी और सफाई होती थी, ज्यादा आबादी और साफ सफाई नहीं होती थी। लेकिन अब वजह है चीन का जानवरों के साथ खतरनाक प्रयोग। रिसर्च के नाम पर चीन जानवरों और रसायनों का इस्तेमाल करता है। वो चमगादड़ और पेंगोलिन जैसे जीवों से खतरनाक प्रयोग करता है, फिर गोपनीयता की आड़ में जानकारियां छिपाने में लगा रहता है और दुनिया को तब पता चलता है जब कोई महामारी फैल जाती है। जानकारी मानते हैं कि चीन ऐसा कर जैविक हथियार भी तैयार करता है। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट तैयार की थी। दावा किया था कि वायरस के बहाने चीन जैविक हथियार तैयार कर रहा है। चीन लगातार अपना बायोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में लगा है। उसके सैन्य संस्थान भी अलग अलग तरह के बायो वेपन पर काम कर रहे हैं और जब कोई वायरस फैलता है तो चीन उसका दुनिया में असर देखता है, फिर खुफिया प्लान बनाता है कि कैसे वायरस का इस्तेमाल वो कर सकता है। ये होती है चीन की साजिश। तो चीन दरअसल इसलिए बदनाम है क्योंकि चीन पर पहले भी गंभीर संगीन आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो कोरोना की ही बात क्यों ना कर लें। कोरोना फिर फैलने लगा है। दावा किया जा रहा है चीन अपने यहां केसेस को छिपा रहा है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, भारत में तैयारी शुरू हो गई है। नोएडा कोविड हॉस्पिटल की तस्वीर आप देख रहे हैं। नोएडा में भी तैयारी शुरू हो गई है कि आखिर किस तरह से निपटना है इन परिस्थितियों से। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, कोविड वार्ड बना दिया गया है प्रयागराज में भी, क्योंकि भारत में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अभी क्या आंकड़े कोरोना के मैं आपको बताऊं, कोरोना फिर से डरा रहा है। कुछ शहरों में बाकायदा, खासतौर से हिमाचल प्रदेश में मास्क लगाने के लिए कह दिया गया है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। एक्टिव केस सोचिए 4300 से ज्यादा हो गए। 44 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के 27 राज्यों में फिर से कोरोना केस आने लगे हैं। सबसे ज्यादा 1373 एक्टिव केस इस वक्त केरल में है। केरल खतरे को देखते हुए केरल में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को मॉक ड्रिल को कहा गया है। सर्दी, जुकाम और बुखार होने पर कोविड टेस्ट अनिवार्य हो गया है और अस्पताल में बिना मास्क के किसी की एंट्री नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना का केस सामने आया है। गर्मियों में हिमाचल में सैलानियों की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ती भीड़ और लापरवाही से कोरोना का संक्रमण बढ़ता है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सभी अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सैलानियों को भी मास्क पहनने की सलाह दी गई है। दिल्ली में भी कोरोना के एक्टिव केस 500 के करीब है। कोविड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी है। केंद्र और राज्य से तैयारी और जांच की रिपोर्ट मांगी गई है और कहा है कि कोविड महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए जरूरी कदम और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नोएडा के नोडल ऑफिसर। हमारे पास अभी तक टोटल 4 केसेस आए थे कोविड पॉजिटिव।
मतलब आए नहीं थे। वो जो हमारे ऑलरेडी पेशेंट एडमिटेड जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशन थी उनमें हमने टेस्ट किया था, ARI सिम्टम्स थे उनको, वो पॉजिटिव आए थे। लेकिन वो चारों के चारों पेशेंट्स अब डिस्चार्ज हो चुके हैं स्टेबल कंडीशन के साथ। हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर बढ़ते हैं तो हमारे पास एक स्केलेबल प्लान है जिसके अंदर हम प्रोग्रेसिवली नए नए वार्ड खोलते चले जाएंगे और नए ICUs खोल के हम कोविड के पेशेंट्स का हम उसको उनका इलाज कर सकते हैं। कोविड की नए वेरिएंट JN1 को देखते हुए जो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइन हमारे यहाँ जारी की गई है उसके लिए हमारे यहाँ सघन चिकित्सीय दल और अलग एक आरक्षित वार्ड, और उनको देखते हुए हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो पहले समस्या हुई थी कि ऑक्सीजन को लेके, तो वह है हमारे यहाँ पूरा ऑक्सीजन प्लांट एकदम चालू है और पूर्ण रूप से तैयारियां हमारे यहाँ आरक्षित कर लिए गए। अलग एक वार्ड बनाया गया है, सारे चिकित्सकों के अलग एक पूरा रोस्टर बनाया गया है, उनसे निपटने के लिए पूर्ण हमारी तैयारियां हैं। आइए अब आपको लिए चलता हूं एक अच्छी खबर की तरफ, और खबर यह है कि मस्क के पिता ने रामलला के दर्शन किए। इलॉन मस्क के पिता भारत आए हुए हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जब वो अयोध्या पहुंचे। अयोध्या एयरपोर्ट पर मस्क के पिता को आप देख रहे हैं, उनका स्वागत किया गया। उसके बाद मस्क के पिता पहुंचे एरोल मस्क हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। कहा जाता है रामलला के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन जरूरी हैं। और उसके बाद देखिए पहुंचे हैं अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए मस्क के पिता। क्या कहा उन्होंने, उससे पहले देखिए किस तरह से दर्शन किए उन्होंने। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क के पिता अयोध्या पहुंचे, प्राइवेट जेट से सीधे दिल्ली से अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरे। उनके साथ उनकी बेटी एलेक्जेंड्रा मस्क भी थी। 16 लोग और साथ आए। कुर्ता पैजामा पहने एरोल मस्क एयरपोर्ट से सीधे राम मंदिर पहुंचे। रामलला के दर्शन करने के बाद मस्क के पिता करीब 40 मिनट तक राम मंदिर में रुके। इस दौरान एरोल मस्क ने राम मंदिर के बारे में जानकारी ली। मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने उन्हें रामलला का प्रसाद भेंट किया। सुनिए रामलला के दर्शन के बाद मस्क के पिता ने क्या कहा। वंडरफुल एक्सपीरियंस, आश्चर्यचकित रह गया। ये पूरी तरह से अद्भुत था, बहुत ही प्रभावशाली क्षण था। राम मंदिर बहुत सुंदर है। मंदिर का पूरा निर्माण होने के बाद मैं यहाँ फिर से आना चाहता हूँ। इसके बाद एरोल मस्क हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। दर्शन पूजन के साथ मंदिर की परिक्रमा की। मंदिर के पुजारी और महंत ने उन्हें रामनामी पटका और हनुमान जी का चित्र भेंट किया। एरोल मस्क और उनकी बेटी एलेक्जेंड्रा को गुलाब की माला पहनाई गई। हनुमान जी का तिलक लगाया गया। वो करीब 30 मिनट तक हनुमानगढ़ी में रहे और इस दौरान 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम रहा। ड्रोन और CCTV से निगरानी की गई। एरोल मस्क इसके बाद अयोध्या से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है घुसपैठियों पर एक्शन और यूनुस को टेंशन। यूनुस परेशान है क्योंकि भारत लगातार बांग्लादेश से जो घुसपैठियां हैं उन्हें वापस भेज रहा है बांग्लादेश। अगली तस्वीर दिखाऊं। हो ये रहा है ये बांग्लादेशी जिन्हें पकड़ा गया है। हजारों की संख्या में बांग्लादेशी भेज दिए गए। जो बहुत से बंगाल कोलकाता में रह रहे थे वो भी डर की वजह से बांग्लादेश चले गए। देखिए कुछ घुसपैठियों ने कैसे आज BSF के एक जवान को बांध दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बॉर्डर की तस्वीर है। बताया जा रहा है कुछ घुसपैठी अंदर घुस रहे थे और BSF जवान के साथ उन्होंने बदसलूकी की। ये तस्वीर देखिए जरा, ये वो जवान है जिसे बांध दिया था, BSF का जवान है। घुसपैठिया उससे बहस कर रहे हैं। दोनों ने तो कर रहा था, मैंने तुम दोनों को डराने के लिए आया था। और बोल अब तू डॉन बे, तू डॉन बना से निकचिस। डॉन कहां बनाया? तू डॉन तले बना से निकचिस। डॉन बना रहा है। तू डॉन तले बना से निकचिस। कौन डॉन? आज बैक तोरा वस्तु को चाले डॉल बटी। कौन बना रहा है? अब डॉल बटी आलो ती हीरो। ती हीरो बड़ा रे। बना से रोक ले करे। चुप कर। वो एक हीरो ना के उमर भी ना एक तुम कोनो কথা বলবে না। तू की हीरो আচ্ছা আসছে तখন निश्चित करो ना तो सब कर। अब सोचिए, एक तो ये आपने चेहरा देख लिया घुसपैठ करने वालों का कि BSF जवान को ही बांध दिया है। दूसरी तरफ देखिए क्या कर रहे हैं यूनुस। भारत में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन हो रहा है।
अवैध घुसपैठियों को पकड़कर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसमें और तेजी आई। 7 मई के बाद से अब तक करीब 2000 बांग्लादेशी वापस भेजे गए। अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन से यूनुस सरकार नाराज है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार ने भारत पर आरोप लगाया, लोगों को विदेशी बताकर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। वापस भेजने की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। यूनुस सरकार भारत को एक पत्र भेजने की तैयारी कर रही है जिसमें अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने का मुद्दा उठा सकती है। भारत सरकार ने बांग्लादेश को अवैध बांग्लादेशियों की लिस्ट सौंपी है। यूनुस की सरकार लिस्ट की जांच करने के बाद सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस उन्होंने लिया है और बांग्लादेश की सरकार ने भारत को जवाब भी दिया है। लोगों को तभी वापस लिया जाएगा जब उनके बांग्लादेशी होने के सबूत होंगे। विदेश विभाग के सलाहकार ने कहा कि हम भारत के साथ संपर्क में हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी इस पर क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। देखिए, जहाँ तक अगर हम लोग कार्रवाई की बात करें तो पिछले नवंबर से ही हम लोग ये कार्रवाई में तेजी लाए हैं और सारे ज़िले और सारी जो फील्ड यूनिट्स हैं या क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल और सभी जो अवैध रूप से रह रहे हैं ये बांग्लादेशी, उनकी पहचान भी कर रहे हैं। वेरिफिकेशन की ड्राइव भी चल रही है और जो लोग जाली दस्तावेज पे यहाँ पे हैं या बिना दस्तावेज के उन पे कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगर इनके कोई फैसिलिटेटर्स हैं जो इनको जाली दस्तावेज मुहैया करवाने में इनकी मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। और जो ये अवैध रूप से बांग्लादेशी जिनकी पहचान होती है और इस्टेब्लिश होता है तो उनको हम लोग। और अब बारी आज के सूत्र की। जिंदगी और रिश्तों की नई शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। रिश्ता या सपना टूटे तो घबराए नहीं, नया कदम उठाने के लिए तैयार रहें। जिंदगी का यह सूत्र दिया है हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने। 4 जून 1975 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में जन्मी एंजेलिना जोली रिश्तों और फिल्मी दुनिया में कामयाबी की मिसाल है। एंजेलिना को हॉलीवुड की सबसे मशहूर और सबसे खूबसूरत अभिनेत्री में गिना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंजेलिना को जिंदगी से लेकर करियर और रिश्तों तक में बहुत संघर्ष झेलना पड़ा। जब वो 14 साल की थी तभी मॉडल के रूप में काम शुरू किया, लेकिन दूसरों को तेजी से कामयाब होता देख वो निराशा और अवसाद डिप्रेशन में चली गई। कम उम्र से ही ड्रग्स तक लेने लगी थी। 2 बार उन्होंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। एंजेलिना ने 3 शादियां की और तीनों टूट गईं। ब्रैड पिट से तलाक के लिए तो लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और इसमें काफी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। लेकिन एंजेलिना जोली ने संघर्ष और नई शुरुआत करने में कभी हार नहीं मानी। आज एंजेलिना जोली 996 करोड़ रुपए की मालकिन है, 6 बच्चों की मां है और यूएन की सद्भावना राजदूत के तौर पर समाज सेवा का भी काम करती हैं। एंजेलिना और उनकी जिंदगी के कई सूत्र हैं, जिनमें से एक है जिंदगी में आप कहां से शुरुआत करते हैं। यह बात ज्यादा अहम नहीं है, बल्कि अहम यह है कि आप उसका सामना कैसे करते हैं। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में